लेकिन हाँ, जब आप पैसा कमाइएगा ना, हाँ, आप पैसा कमाइएगा तो 5 साल आपकी एज कम हो जाएगी। ये आधा हो जाए। आगे देखिए, भारतीय मतलब दिखिएगा आप 5 साल कम उम्र का, ठीक है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों की सुरक्षा प्रदान करता है? देखिए, जब भी कोई राष्ट्रपति राज्यपाल अपने पद पे रहता है, मतलब 5 साल तक अपने पद धारण किए हुए रहता है, तो आप किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसीलिए बोला जाता है कि अनुच्छेद जो आपका 14 है वो एक्सेप्शन में समता के अधिकार का हनन करता है, ठीक है ना, समता के अधिकार के विरुद्ध है, इसीलिए ये जो है चीजें आपको दिया गया है। तो यहाँ पे जो अनुच्छेद 361 है, अनुच्छेद जो आपका 361 है, इसके अनुसार यह अनुच्छेद, संविधान का जो अनुच्छेद 361 है, यह कहता है अगर कोई राष्ट्रपति राज्यपाल अपने पद पे विराजमान है तो उसके पद के दरमियान में उस पे कोई भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, स्थानीय कोर्ट कहीं भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। जब उनका पद समाप्त हो जाएगा तब आप उन पे केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन बीच में नहीं कर सकते। अनुच्छेद 361 यही कहता है। तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुख को सुरक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 361 प्रदान करता है। मतलब कोई भी तरह की आप उन पे कार्रवाई नहीं कर सकते हैं वो जब तक अपने पद पे विराजमान रहेंगे। दूसरी चीजें यहाँ पे और भी अनुच्छेद एक देख लेते हैं। ये जो अनुच्छेद आपका 356 है, ये 356 और 352 और 360 तीन अनुच्छेद होते हैं। 352 होता है, 356 होता है, 360 होता है। ये 3 अनुच्छेद है। याद में रखना है, हमारे भारत में 3 प्रकार के इमरजेंसी लागू होते हैं जिसे आप आपातकाल बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो अनुच्छेद जो 352 है, जब राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी, मतलब कि आपके देश में कुछ भी हो रहा है तो राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 352 के तहत। 356 जैसे कि किसी बहुत सारे राज्य में असंवैधानिक काम अगर मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है तो राज्यपाल इसकी सूचना राष्ट्रपति को देते हैं और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं, ठीक है ना। संवैधानिक आपातकाल इसी को बोलते हैं, 356 को। 356 के अकॉर्डिंग किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। राष्ट्रपति शासन मतलब होता है कि उस राज्य की सरकार समाप्त हो जाती है, मतलब मुख्यमंत्री का पद खत्म हो जाता है और डायरेक्ट किसका? केंद्र का शासन हो जाता है। अब पूछिएगा कि केंद्र कैसे राज्य में शासन करेगा? तो उपराष्ट्रपति के अकॉर्डिंग, उपराष्ट्रपति ने, राज्यपाल कौन होता है? राज्यपाल आपके देश का, मतलब राष्ट्रपति का एजेंसी होता है, एजेंट होता है। मतलब किसी भी, जूम करें, देखिए, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि कभी कभी अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि राष्ट्रपति शासन को ही संवैधानिक आपातकाल बोलते हैं, ठीक है। अभी हम आपको बताएं, अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा तो यहाँ पे ये तो अनुच्छेद 361 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान में रखना है कि भारत में 3 प्रकार से आपातकाल लागू होता है। आपातकाल लागू होता है, ठीक है ना। सबसे पहला जो होता है आपका वो अनुच्छेद 352 के तहत जिसमें आप राष्ट्रपति शासन को रखते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 352 जो कि आपका कौन सा होता है? ये राष्ट्रपति शासन नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल, इसको बोलते हैं आप राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है ना। ये हो गया राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कैसे होगा? मान लिया जाए कि अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश से आपका युद्ध हो जाए, ठीक है ना, तो राष्ट्रपति को एट रेंडम राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगाना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति आए और राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया, नहीं, उनको पूछना पड़ेगा उनके मंत्री परिषद से।
प्रधानमंत्री और उसके अंदर में जो मंत्री होते हैं उसके सलाह पे ही राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति आया और लगा दिए, कुछ नहीं। राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास एक ही अधिकार है जिसके बारे में वो अपने मंत्री परिषद से नहीं पूछेंगे, वो क्षमा का अधिकार। वो उनके विवेक पे निर्भर करता है। उसके लिए उन्हें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, प्रधानमंत्री या उनके मंत्री परिषद से। बाकी जितना भी काम होगा वो प्रधानमंत्री तथा उनकी मंत्री परिषद से पूछना पड़ेगा। दूसरा जो है आपका, दूसरा जो अनुच्छेद है, दूसरा अनुच्छेद आपका 356 है। 356 जो है इसी को बोलते हैं संवैधानिक आपातकाल। ये हो गया आपका संवैधानिक आपातकाल। संवैधानिक आपातकाल को ही राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, इसी को हम लोग राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना। और आपका जो तीसरा अनुच्छेद है वो हो जाता है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360, 360 में आता है आपका वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल होता है कि अगर आपका देश आर्थिक संकट से गुजर रहा होगा तो राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह से वित्तीय आपातकाल क्या कर सकता है, लगा सकता है। आपके देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, ठीक है ना। 1962, 1971, 1975, 3 बार। 1962, 1971, 1975। 1975 में जो लगा था उसी टाइम आपके देश की प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। उस टाइम आपके देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उसने, ऐसा माना जाता है कि उसने मतलब कि बेमतलब तरीके से उस टाइम इमरजेंसी लगा दी थी, ठीक है ना। वो बिना मंत्री परिषद से पूछे ही क्या की थी, लगा दी थी। इंदिरा गांधी जैसा प्रधानमंत्री अभी के युग में होना एक अपने आप में एक अलग काम है। वो एक बहुत ही दबंग महिला थी और जो आती थी कर देती थी, ठीक है। और याद में रखिएगा उन्हीं के टाइम पीरियड में 42वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1976, उन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। और उसमें उन्होंने इतना संविधान में परिवर्तन किया था कि इसलिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया जाता है, ठीक है ना। इतना संविधान अभी आप देख रहे हैं ना कि आपके लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का है, वो डायरेक्ट 6 साल कर दी थी, 6 साल तक सरकार रहेगी। मतलब कि प्रधानमंत्री के पद को बहुत ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बना दी थी, ठीक है ना। ऐसा कर दी थी कि अगर कोई भी संसद में कोई भी विधेयक मतलब कि अगर पारित होगा तो उसके लिए मतलब सुप्रीम कोर्ट को अलग कर दिया, उसमें पुनर्निरीक्षण नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट, इतना वो स्ट्रॉन्ग बना दी थी। लेकिन बाद में फिर 44वां संविधान, इसीलिए उनकी सरकार भी गिरी थी। अगर 1975 ईस्वी में वो इमरजेंसी नहीं लगाती तो सरकार उनकी नहीं गिरती। उनकी सरकार गिर गई और लास्ट में मतलब चुनाव जो हुआ उसके बाद वो हार गई थी। क्या वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है भारत में, अभी तक वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है। आर्थिक संकट के जब आएगा तो 1960 के तहत वित्तीय आपातकाल लगेगा, लेकिन अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। दूसरी चीज है अनुच्छेद 370 जो है ये जम्मू एंड कश्मीर को विशेष जो है राज्य का दर्जा प्रदान किया था, जो कि अब खत्म हो गया, ठीक है। ये जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित धारा अनुच्छेद 370 था, खूब चर्चा में था। अनुच्छेद 370 को ही खत्म करने के बाद जम्मू एंड कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिणत किया गया, जिसमें एक लद्दाख है और एक आपका जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है ना। और ये लागू हुआ था आपका 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिणत हो गया, ठीक है ना। मतलब कि यूटी के रूप में, इसीलिए यूटी देखिएगा जहां पे ज्यादा कंट्रोवर्सी चलता है ना, वहां उसको पहले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लाया जाता है। केंद्र शासित, डायरेक्ट केंद्र का शासन हो उस पे, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए क्या है, पावर पॉइंट से संबंधित है। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, एमएस पावर पॉइंट में कौन सा व्यू, एमएस पावर पॉइंट कंप्यूटर पे काम, अभी जैसे कि स्लाइड वगैरह जो बनता है वो सारा पावर पॉइंट पे ही बनता है। में प्रेजेंटेशन वगैरह आपको कंपनी वगैरह में अगर आपको देना होगा तो पावर पॉइंट पे ही काम होता है। में कौन सा व्यू एक समय में एक ही स्लाइड की एडिटिंग या फॉर्मेटिंग करने के लिए उपयोगी है, इसको आप नॉर्मल व्यू बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, नॉर्मल व्यू। नॉर्मल पावर पॉइंट जब आप खोलिएगा कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, पीसी पे, तो उसमें आपको पावर पॉइंट का जो फीचर आएगा, तो आप एक ही स्लाइड में डिजाइनिंग वगैरह जब करिएगा ना, तो उसे आप नॉर्मल व्यू के अंतर्गत रखिएगा। नॉर्मल व्यू वहां पे दिया हुआ रहेगा, आपका नॉर्मल व्यू सारा कुछ लिखा हुआ रहता है। तो नॉर्मल व्यू के अंतर्गत आप एक ही स्लाइड में एडिटिंग, फॉर्मेटिंग वगैरह सब करिएगा, बाकी फिर उसी तरीका से सब आ जाएगा। आगे क्वेश्चंस देखिए, आगे क्वेश्चंस देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर, विनिमय दर मतलब होता है आदान प्रदान। देखिएगा कि आज सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुने होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो विनिमय प्रणाली थी वो वाटर सिस्टम वाला था। मतलब आपको हम आम दे रहे हैं तो आपसे हम बेल ले लेंगे, इसी को बोलते हैं आदान प्रदान, मतलब कि वाटर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। ठीक है, कौन सी विनिमय दर मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती है। इसके बारे में अगर दिया जाए तो याद में रखना, मृदु नियंत्रित विनिमय दर, इसे आप लचीला विनिमय दर भी कह सकते हैं। यानी कि विनिमय दर मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, अर्थात मार्केट में जिस प्रकार से डिमांड है उसी प्रकार से आपूर्ति है और उसके अकॉर्डिंग ही किसी भी वस्तु का रेट निर्धारित किया जाएगा, तो उसे आप लचीला विनिमय प्रणाली के नाम से जानिएगा। ठीक है ना, देखिएगा। अच्छा, कोई भी सामान महंगा क्यों होता है, महंगा क्या होता है, मांग ज्यादा पूर्ति कम। ठीक है ना, मार्केट में किसी चीज का डिमांड आप ज्यादा करिएगा और वो अवेलेबल मार्केट में बहुत कम है, ऑटोमेटिकली उसका मार्केट जो है भाव बढ़ा देता है। ठीक है ना, एक बार जब यहाँ पे क्या उसको बोलते हैं, बाढ़ जब आई थी पटना में, कौन सा 2018 में या 19 में ऐसी कुछ आया था। ठीक है, तो पूरा पानी आ गया था। मेरे लॉज के बगल में एक दुकान थी, मतलब दुकान चलाती थी, उसके यहाँ मतलब कि आलू पहले 10 रुपये केजी और एक ही बार 60 रुपये केजी कर रही थी, क्योंकि सब कोई सोच रही थी कि कम से कम आलू वगैरह भी रहेगा तो खाना वाना बना के। मैंने गैस भरवाया था 250 रुपये केजी, इतना महंगा। मतलब क्यों, क्योंकि डिमांड उस टाइम ज्यादा हो रहा था, गैस कम था, क्योंकि गैस ट्रांसपोर्टिंग में दिक्कत हो। कोरोना के काल में क्या हुआ, कोरोना के काल में भी तो महंगाई बढ़ी थी ना, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, जो भी था सब कुछ ले रहे थे, तो डिमांड आप ज्यादा किए, भाव बढ़ा दिया। ये जो है आपका मार्केट का क्या होता है, चीज होता है। जैसे कि देखिए, महंगाई कंट्रोल करने का, महंगाई कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई करता है। आरबीआई करता है, उसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। यानी कि जब देख लेता है कि मार्केट में पैसा ज्यादा है तो महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए वो मार्केट से पैसा खींचने का काम करता है। इसीलिए वो देखिएगा रेपो रेट बढ़ा घटा के वो महंगाई को कंट्रोल करता है। ठीक है ना, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि ये सबको कंट्रोल करने का काम आरबीआई करता है। आगे देखिए, यहाँ पे भारत में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। हवाई जो आपका पर्यावरण था, हवाई मतलब कि एरोप्लेन वगैरह से जो आप इधर से उधर ट्रेवल करते हैं, परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो ये किया गया था 1953 ईस्वी में। कब किया गया, 1953। जैसे देखिए, चाहे वो आपका आरबीआई बैंक हो या फिर आपका हवाई परिवहन हो, जैसे ही हमारा भारत आजाद हुआ, आजाद होने के 1-2 साल तक के बाद सारे चीजों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। राष्ट्रीयकरण मतलब होता है कि कोई निजी आदमी, मान लिया जाए आप कोई कंपनी को बनाए हैं, मान लिया जाए आपने किसी चीज में इन्वेस्ट किया, तो ये आपका शेयर वहां काम कर रहा है ना, वो सरकार के अंतर्गत तो नहीं आ रहा है, वो प्राइवेट चीजें हैं। लेकिन अगर आपकी चीज को सरकार खरीद ले तो क्या हो जाएगा, उसी को बोलते हैं राष्ट्रीयकरण। ठीक है ना, जब किसी भी व्यक्ति के, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे बनाया था, अब उसके शेयर को भारत सरकार खरीद ले रहा है, 50% से ज्यादा शेयर को खरीद लिया, उसी को बोलते हैं राष्ट्रीयकरण। तो हवाई जो आपका परिवहन था उसका राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी में किया गया था। ठीक है ना, और उसी में जो है आपका एक घरेलू कॉरपोरेशन, जिसमें लोकल जगह पे आप जाते हैं, मान लीजिए पटना से आपको कोलकाता जाना है, और एक इंटरनेशनल कॉरपोरेशन होगा जिससे आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ट्रैवल करते हैं। ठीक है ना, आगे यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए, निम्न में से कौन सा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को निरूपित करता है। ये एक कोड वर्ड है, ये एक कोड वर्ड है। निम्न में से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन
को निरूपित करता है। यानी कि मान लिया जाए कि ये जो है एक प्रकार की सुरक्षा होती है, एक प्रकार का ये सुरक्षा होता है। पहचान सत्य, मान लिया जाए कि आप अगर किसी को कोई भी चीज मैसेज भेज रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है, अब ईमेल के माध्यम से आप किसी को भेजते हैं, कोई भी चीज भेजते हैं, तो उसे सत्यापित करने के लिए पासवर्ड का यूज किया जाता है। 2 बार पासवर्ड डालेगा तब पता चलेगा कि हाँ, हमने जो मैसेज भेजा हुआ है वो आपके लिए ही भेजा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, सुरक्षा का काम करता है। तो वही चीजें होता है कि पहचान सत्यापित के लिए 2 अलग अलग क्रेडेंशियल्स का उपयोग किया जाता है, जिसे आप 2 फैक्टर कहते हैं। अर्थात 2 प्रकार के का पासवर्ड यूज किया जाता है, जिससे कि जहां पे हम मैसेज भेज रहे हैं वो उस चीज को सत्यापित कर सके। ठीक है, तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना। आगे क्वेश्चंस देखिए। आजकल तो सब कुछ हैक हो रहा है। एक बार मेरा फेसबुक अकाउंट कौन तो हैक कर लिया था, हम उसको खत्म कर दिए। बट कौन उतना दिमाग लगा रहा है उसको, ऐसे भी कुछ। उसके बाद फिर अकाउंट खोले, कभी कभी ऐसा लगता है कि फिर कहीं तो नहीं कोई हैक वैक कर लिया है। पता है, कोई तो किया था। हम ऑनलाइन नहीं थे, मेरी मतलब कुछ भी नहीं करते थे। मेरी बहन बोलती थी कि हर टाइम तुम फेसबुक पे ऑनलाइन रहती। बोले कि आज पूरा दिन मैंने फेसबुक नहीं चलाया है। और क्या, उसके बाद क्या हुआ, मतलब कैसे पता चला, वो मैसेज देती थी फेसबुक पे, मैसेंजर पे, कोई पढ़ लेता था, रिप्लाई नहीं देता था। ठीक है, तो कोई ना कोई किया है ना। मैं जब खोल नहीं रही हूँ फेसबुक को, तो कोई किया है, एनी टाइम ऑनलाइन बताता था। तब हम बोले, तब वो फिर मेरी बहन ही हमको बोली कि लगता है तुम्हारा कोई फेसबुक वगैरह चला रहा है। हाँ, किसी के मोबाइल में नहीं किए थे, पता नहीं कौन कर लिया था। तो फिर हम उसको खत्म कर दिए, बोले छोड़ो, चले हुए नहीं करेंगे। तो फिर तो वही बोली हमको कि तुम्हारा हैक कर लिया है कोई। तुम्हारे नाव से बातचीत हो रहा है सब जगह। तो अब देखिए, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री को 2023 में सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। ध्यान में रखिएगा, हमारे भारत में पद्म विभूषण पुरस्कार है। ठीक है, एकदम से आपको इस सब ऐसे भी जानना चाहिए। पद्म यानी कि पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार जो होता है ना, ये आपके भारत में 3 श्रेणी में मिलता है। पद्म पुरस्कार जो होता है, जो कि राष्ट्रपति भवन में मिलता है, राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है। पद्म पुरस्कार जो है आपका, वो 3 श्रेणी में मिलता है। पहला जो आपका होता है वो होता है पद्म विभूषण, वो पुरस्कार होता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जो कि भारत का 2nd नंबर का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। पहला भारत रत्न और दूसरा पद्म विभूषण। दूसरी जो श्रेणी आती है इसकी, वो आता है आपका पद्म भूषण। दूसरी श्रेणी आती है पद्म भूषण, पद्म भूषण। और तीसरा जो श्रेणी आता है, तीसरा आता है पद्मश्री। क्या आता है? पद्मश्री। तो यानी कि ध्यान में रखिएगा कि जो पद्म पुरस्कार दिया जाता है प्रत्येक साल, वो 3 श्रेणी में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। असाधारण काम हेतु आपको दिया जाता है ये पुरस्कार। ये भारत सरकार का 2nd नंबर का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार, ये 3rd नंबर का, ये कितना नंबर का? 4th नंबर का। ठीक है, दूसरी बात है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सारे पुरस्कार में पैसा मिलता है, तो नहीं मिलता है। ये सब पुरस्कार भारत सरकार का एक सर्वोच्च पुरस्कार होता है, ये आपको सम्मानित किया जाता है। इसमें आपको शॉल वगैरह मिलेगा, कमल का चित्र वगैरह मिलेगा, पैसा नहीं मिलता है। पैसा नहीं मिलता तो नहीं लेंगे। किसी में, भारत रत्न में भी नहीं मिलता, भारत के वो सब पुरस्कार में नहीं मिलता। आपके खेल से संबंधित पुरस्कार आपको मिला तब पैसा मिलेगा आपको।
उस सब में मिलता है। अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, वो सब में, इस सब में नहीं पुरस्कार पैसा मिलता। चाहे वो भारत रत्न हो, पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब में पैसा नहीं मिलता है। ये सब आपके भारत को आपको सम्मानित कर रहा है। आपका स्वर्ण अक्षर में नाम लिखा जाएगा, आपको कमल का चित्र दिया जाएगा। मतलब पैसा नहीं तो हमको पुरस्कार नहीं, सब कुछ पैसे है। ये एक सम्मान है जो कि आपको भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो याद में रखना है। तो कर्नाटक के एक पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका 2023 में सार्वजनिक मामलों के लिए यानी कि पब्लिक के लिए उन्होंने काम किया था, जिसके लिए उन्हें दिया गया था। और टोटल 2023 में टोटल 106 लोगों को मिला था। टोटल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला था। यह भी चीजें ध्यान में रखना है। अब 2023 वाला नहीं पूछेगा, इसलिए इसको लिखना भी नहीं है, हम बस बताएं आपको। इसमें देखिए, अब यहाँ पे है एस कृष्णा, डी देवराज उर्स, एच डी देवगौड़ा, एस निजलिंगप्पा। एस एम कृष्णा थे शायद, हाँ एस एम कृष्णा थे, एस एम कृष्णा, हाँ एस एम कृष्णा थे, ठीक है। ये लोग अब देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत में 2024 में भी मिला है, वो 23 वाला था, 2024 में टोटल 132 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है। लिखिए भारत में, मतलब कि 2024 में कुल 132 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया। 132 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया, जिसमें 5 लोगों को पद्म विभूषण, 5 लोगों को पद्म विभूषण, 5 लोगों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण और 110 लोगों को पद्मश्री दिया गया। एक 110 लोगों को पद्मश्री दिया गया। अब यहाँ पे देखिए, कबड्डी में जब कोई रेडर किसी डिफेंडर के शरीर या हिस्से या उनके कपड़ों को किसी हिस्से को छूता है तो उसे कहा जाता है रेड, उसे रेड कहा जाता है और आउट हो जाता है। कबड्डी में यही ना होता है। यहाँ पे देखिए, आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 यानी कि कोविड-19 जो आपका आया था, जिसे आप कोरोना के नाम से प्रचलित है, रिकवरी को बढ़ावा देने के लिए एक अध्ययन करने के लिए यूनाइटेड किंगडम के स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के साथ सहयोग किया था। उसे अश्वगंधा बोलते हैं। अश्वगंधा एक आयुर्वेदिक दवा है, ठीक है ना, हाँ आयुर्वेदिक दवा है। और भारत के आयुष मंत्रालय ने यूनाइटेड किंगडम के इसी मतलब कि जो मेडिसिन सेंटर है इसमें इसके लिए समझौता किया था। वैक्सीन, कोरोना के लिए सबसे पहला वैक्सीन कौन था? कोवैक्सीन, भारत वाला नहीं, स्पुतनिक 5 जो रशिया के द्वारा बनाया गया था। कोविड-19 के लिए पहला जो आपका सबसे पहला जो वैक्सीन था वो स्पुतनिक 5 था, जो कि रशिया के द्वारा बनाया गया। भारत ने 2 बनाया था, जिसको एक को कोविशील्ड बोलते हैं, एक कोवैक्सीन बोलते थे। कोविशील्ड और कोवैक्सीन, कोविशील्ड आपका सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया था और कोवैक्सीन आपका भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया था। बोल रहा है ना कि जो कोरोना वैक्सीन लिया उसका 5 साल एज कम हो जाएगा। आप लोग लिए थे? हम भी लिए कोविशील्ड, एक डोज ही हम लिए थे, आप दोनों ले लिए, इसीलिए लगता है मोटा नहीं रहे हैं। बोल रहा है 5 साल एज कम हो जाएगा। आप लिए थे? हाँ, जीवन में और क्या चाहिए, शौक पूरा हो गया, खत्म। आगे देखिए यहाँ पे 31 मार्च 2024 को 31 मार्च 2024 तक
तक की स्थिति के अनुसार गृह मंत्रालय के अलावा निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को नेतृत्व, सॉरी देखिए, पहले तो एक गृह मंत्री जो आपका आता है, गृह मंत्री, गृह मंत्री भी आपके कौन थे, तो अमित शाह थे, अभी भी है अमित शाह जी थे। और आपका सहकारिता मंत्रालय के भी मंत्री उन्हीं को बनाया गया था। सहकारिता सार्वजनिक चीजें को मतलब कि का विकास करने के लिए जो एक मंत्रालय बनाया गया था, उसका मंत्री भी उनको अमित शाह जी को ही बनाया गया था। वर्तमान में भी वो गृह मंत्री के पद पे अभी विराजमान है, ठीक है ना, और गृह मंत्री के पद पे ही विराजमान है, इसीलिए तो धारा 370 खटखट हटा दिए। आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक को केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में 1935 में किस वर्तमान शहर में स्थापित किया गया था। सबसे पहले इसको ध्यान में रखना है कि भारत शासन अधिनियम जो आपका आया था, भारत शासन अधिनियम जो आपका आया था वो 1935 आया था। इसी के तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, ठीक है ना। तो जिस टाइम यह स्थापित की गई थी, वो जो शहर था वो किस शहर में किया गया था, कलकत्ता में किया गया था। हाँ, शुरू में ये कलकत्ता में किया गया था। बाद में 1937 ईस्वी में कलकत्ता से ट्रांसफर करके मुंबई हुआ और वर्तमान में भी आपका मुंबई में ही है। तो स्टार्टिंग में ये कहाँ पे था, कलकत्ता में। तो ये चीजें शहर कलकत्ता था। 1937 के बाद ये बंबई में बना, मतलब कि बंबई पहले बोलते थे, आज मुंबई भले बोलते हैं। उसके बाद इसका आरबीआई का अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण इसका 1949 ईस्वी में हुआ, क्योंकि आपको पता है कि इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ। उस टाइम ब्रिटिशर्स का काल था, तो ब्रिटिश के द्वारा स्थापित किया गया था। जब हमारा भारत कब आजाद हुआ, 1947 को, 1947 को जब हमारा भारत आजाद हुआ, तब भारत सरकार ने आरबीआई के शेयर को खरीदा, तो उसी को राष्ट्रीयकरण बोला जाता है। 1949 में खरीद लिया। आगे यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, भारत की जनगणना को एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, नहीं होगा तो हम एक दिन पूरा करवा देंगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है। 2011 के अनुसार प्रति वर्ग जनसंख्या का घनत्व कितना है, तो याद में रखना 382। कितना हो जाएगा इसका, 382। कहने का मतलब है कि भारत की जनगणना 2011 प्रति वर्ग किलोमीटर, अर्थात एक एवरेज में जो निकाला गया, प्रति मतलब 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में 382 लोग रहते थे, ठीक है ना। मतलब कि 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में 382 लोग रहते थे, इसी को घनत्व बोलते हैं। वहीं पे अगर बिहार की बात किया जाए आपसे, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा किसका है, जनसंख्या घनत्व जो है आपका सबसे ज्यादा किसका है, बिहार का। और बिहार में कितना है, 1106 प्रति किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर, अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। दूसरा में आपका शायद वेस्ट बंगाल है, ठीक है। ये देखिए, आगे देखिए यहाँ पे सीजीएल में भी जीएस अच्छा पूछा जाता है। क्या बोले, अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, ये 2021 का है। निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी सर्पिल आकाश गंगाओं में से एक है, कौन सा हो जाएगा, NGC 6872। हाँ, ये इसका आकाश गंगा हमारी आकाश गंगा है, लेकिन सबसे बड़ी आकाश गंगा जो है वो NGC 6872 है, ठीक है। ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना। तो इसका आंसर ध्यान में रखना है NGC 6872। ये सबसे बड़ी सर्पिलाकार आकाश गंगा में से एक है। आकाश गंगा की अगर आकृति की बात किया जाए तो सर्पिलाकार आकृति की है। किसकी, सर्पिलाकार। हम लोग किस आकाश गंगा के पार्ट हैं, मिल्की वे का। किसका पार्ट है, मिल्की वे का, ठीक है, हम लोग मिल्की वे का है। सबसे बड़ी आकाश गंगा NGC 6872 है। आकाश गंगा की आकृति क्या होती है, सर्पिलाकार।
आगे क्वेश्चंस देखिए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, इसमें देखिए मतलब कि दो क्वेश्चन है जनगणना से, इसीलिए एक बार जनगणना को आप देख लीजिएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा का है। लिंगानुपात अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि लिंगानुपात निकाला किस में जाता है, तो 1000 महिला पे निकाला जाता है। मतलब कि 1000 महिला में कितने पुरुष हैं, मतलब 1000 महिला में 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं? 877। हरियाणा का जो है 877 है, मतलब कि 1000 वहां पुरुष में 877 ही महिलाएं हैं। ठीक है ना, ठीक है, ये भी चीजें ध्यान में रखना। और सबसे ज्यादा किसका है? केरल का, जो कि 1000 पुरुष पे 1084 महिलाएं हैं। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा आपका सबसे ज्यादा कहाँ का है? सबसे ज्यादा आपका केरल का है। सबसे ज्यादा केरल में सबसे ज्यादा, जो कि 1000 में 1084 महिलाएं हैं। और सबसे कम कहाँ है? हरियाणा का, जिसमें कि 1000 पे जो है 877 महिलाएं हैं। ठीक है, ये भी चीजें ध्यान में रखना। निम्नलिखित में से किस संविधान में भारतीय संविधान ने बहुलवादी की प्रणाली को अपनाया था? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, मतलब होता है बहुलवादी, मतलब कि हमारे देश में जहां भी किसी चीज में जीत हासिल होती है, चाहे वो लोकसभा में हो या फिर आपका विधानसभा में हो, आप उसी को सरकार बनाते हैं जिसको सबसे ज्यादा वोटिंग होता है, जिसको सबसे ज्यादा वोटिंग होता है। और ये जो प्रक्रिया है ये यूके में है, अर्थात ब्रिटेन में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम से ये चीजें को हम लोगों ने लिया है। भारत में से किस संविधान से भारतीय संविधान ने बहुलवादी की प्रणाली को अपनाया है? किससे अपनाया? ब्रिटिश संविधान से। किसमें? ब्रिटिश संविधान से। विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ? अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में। आप लोगों ने फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया? रूस से, सोवियत संघ से लिया। आपके देश में भाईचारा का प्रस्ताव किससे लिया गया? फ्रांसीसी से, फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति जो आपका स्टार्ट हुआ था 14 जुलाई 1789 में, उस फ्रांसीसी क्रांति का नारा ही था क्या? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और इसीलिए भाईचारा, सबसे पहले बंधुत्व का कॉन्सेप्ट वहीं पे आया था फ्रांस में, और वहीं से आपने लिया है। ठीक है, आगे क्वेश्चंस में देखिए, यहाँ पे क्या है? शब्द लंगर, लंगर जो आपका शब्द है, लंगर किस किस से संबंधित है? सिख, गुरुद्वारा में तो सिख हुआ ना, तो ध्यान में रखना लंगर किससे संबंधित है? सिख धर्म से संबंधित है। याद में रखिएगा कि सबसे पहले जो गुरु अंगद महोदय थे, उन्होंने सबसे पहले लंगर को स्टार्ट करने का काम किया था। ठीक है ना, तो ये भी चीजें ध्यान में रखना। आगे देखिए, यहाँ पे धारावाही तार पर चुंबकीय क्षेत्र बल के कारण सुई विक्षेपण का जो उपयोग किया जाता है उसके गैल्वेनोमीटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर कहते हैं। साइंस से 1 से 2 ही क्वेश्चन है। देखिए इसमें देख लीजिए, दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन था? सबसे पहले तो ये समझना है कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश ने शासन किया। कभी कभी अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको देख लेना है। दिल्ली में आपके 5 वंश ने शासन किया। यहाँ पे लिखना है कि दिल्ली सल्तनत में, मतलब कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश ने शासन किया। 5 वंश ने शासन किया। ठीक है ना, ये हो गया शासन किया। सबसे पहला जो आपका वंश था, सबसे पहला जो आपका वंश है वो आपको गुलाम या मामलुक वंश उसको बोलते हैं। ठीक है ना, सबसे पहला गुलाम या उसे मामलुक वंश के नाम से जानते हैं। मामलुक वंश के नाम से जानते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1206 से लेके 1290 तक, 1206 से लेके 1290 तक इसका टाइम पीरियड होता है। ठीक है ना, 1206 से लेके 1290 तक। दूसरा जो वंश आता है वो आता है आपका खिलजी वंश। दूसरा आपका आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड होता है वो 1290 से लेके 1320 तक होता है, 1320 तक। तीसरा में आता है आपका तुगलक वंश। तीसरा आपका आ गया
तुगलक वंश आता है, ठीक है ना। तीसरा आपका आ गया तुगलक वंश, तीसरा आपका आया तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड होता है वो आपका 1320 से लेके 1414 तक होता है, ठीक है ना, तुगलक। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है, चौथा नंबर पे आता है, चौथा में आता है आपका ये सैयद वंश। सैयद वंश, सैयद वंश जो आपके शासन किया आपके देश में वो 1414 से लेके 1414 से लेके 1451 तक शासन किया। और सबसे लास्ट में आता है आपका लोदी वंश, सबसे लास्ट में आया आपका लोदी वंश जो कि आपका 1451 से लेके 1526 तक शासन किया, 1526 तक शासन किया। कभी कभी क्वेश्चंस अगर आ जाए इसमें कि सबसे ज्यादा दिन तक कौन शासन किया, तो देखिए तुगलक वंश को देखिए 1320 से 1414 कितना दिन हो जाएगा, 80 और 14 कितना 94, ये टोटल 94 साल तक शासन किया, 94 साल तक, अर्थात सबसे अधिक दिन तक शासन किया। सबसे अधिक की बात किया जाए तो कौन वंश ने शासन किया, तुगलक वंश ने। खिलजी वंश का देखिए 1290 से 1320 30 वर्ष तक शासन किया। सबसे कम आपका खिलजी वंश हो जाएगा, सबसे कम। इसी से संबंधित आपका अलाउद्दीन खिलजी, सबसे कम जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। दूसरी बात है लोदी वंशी सबसे लास्ट रूलर था लोदी वंश के संबंधित इब्राहिम लोदी, ठीक है ना, इब्राहिम लोदी। कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि लोदी वंश का सबसे लास्ट रूलर इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी सल्तनत काल का वो पहला ऐसा सुल्तान था जो लड़ते लड़ते भगवान को प्यारे हो गए, ठीक है ना। और पहला जो आपका पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ही हुआ था, अर्थात और उसके बाद ही इब्राहिम लोदी को बाबर हटाते हैं और जहां पे दिल्ली सल्तनत का शासन चल रहा था वहां पे उन्होंने मुगल वंश की नींव रखी थी। किस वंश की नींव रखी, मुगल वंश की नींव रखी। और कुल मिला के 1857 की क्रांति में जो अंतिम मुगल बादशाह थे जिसे आप बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं, उसके बाद मुगल शासन खत्म हो गया, अंग्रेज से हम लोग गुलाम रहे। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें था जो कि आज के टोटल 25 क्वेश्चंस का आज का डिस्कशन था, ठीक है। अच्छा इधर बाकी है, ये तो बताए। उज्ज्वला एक खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आधिकारिक मैस्कॉट था। देखिए ये खेलो इंडिया 2023 का था, ठीक है ना। पूछा जा रहा है कि ये कहते थे राजहंस का नाम था, ठीक है। 2023 में किस शहर ने एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में चैंपियनशिप की मेजबानी की, ये करंट का था 2023 का, ये चीजें सही है नहीं आपके लिए। आगे देखिए सामुदायिक परंपरा, कर्नाटक लोकगीत, हिंदुस्तानी लोकगीत, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत या हिंदुस्तानी मतलब कि क्या है क्षत्रिय संगीत। सामुदायिक परंपरा निम्नलिखित में से किस संगीत धाराओं से संबंधित है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि सामुदायिक रूप से जो गीत वाली जो परंपराएं होती है वो किससे संबंधित है, कर्नाटक लोकगीत से या हिंदुस्तानी लोकगीत से, किससे। तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तानी लोकगीत से हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे साइट्स पे अलग अलग दे रहा था लेकिन इसका कोई एग्जैक्ट हमें आंसर नहीं मिला, ठीक है। ये चीजें ध्यान में रखना। आगे यहाँ पे देखिए, आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है एफडीआई से संबंधित। 2015 के दौरान किस क्षेत्र में भारत सरकार ने लगभग 49% एफडीआई की अनुमति दी, रक्षा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिए थे, रक्षा के क्षेत्र में दिए थे। यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना है कि 2015 के बाद के दौरान किस क्षेत्र में भारत सरकार ने लगभग 49% की अनुमति दी थी, तो रक्षा के क्षेत्र में। रक्षा के क्षेत्र में भारत जो है आपके देश में चौथे स्थान पे है, मतलब कि रक्षा के क्षेत्र में जो स्ट्रोंग की बात किया जाए तो चौथे नंबर पे आपका भारत है। सबसे पहला कौन है, यूएसए है।
दूसरा नंबर पे रशिया है, तीसरा नंबर पे चाइना है, चौथा नंबर पे आप हैं। ठीक है ना, आपके देश की जो सेनाएं हैं वो चौथे नंबर पे मजबूत है, अर्थात फायर के रैंकिंग में आपका नंबर चौथा है। कितने नंबर पे है? चौथे नंबर पे है। भारत सरकार रक्षा के क्षेत्र में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करती है, लेकिन चलो मिला जुला के चौथे स्थान पे आपका देश है। लौह अयस्क की अगर आप बात करते हैं, लौह अयस्क की बात करते हैं कि मैगजीन खनिज के लिए प्रसिद्ध शिवमोगा जिला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके राज्य में कर्नाटक में स्थित है। चित्रकूट करके भी एक जिला है, वह भी कर्नाटक में स्थित है, जो कि लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये भी चीजें हो गया। राउरकेला कहाँ है? जो कि लोहा के लिए फेमस है, उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। बालाघाट कहाँ है? बालाघाट। उसके बाद आपका झारखंड का कौन हो जाएगा? झारखंड में भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, जो कि झड़िया वगैरह के नाम आप सुने होंगे। ठीक है, आगे देखिए, रऊफ निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की एक लोक नृत्य है? तो जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का है ये? जम्मू कश्मीर का है। यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि ये बताइए मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम केरल का है। उसके बाद अगर क्वेश्चन आ जाए कथकली कहाँ का है? कथकली भी कहाँ का है? केरल का। कथक कहाँ का है? उत्तरी भारत का, यूपी का। ठीक है, उसके बाद कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, शास्त्रीय कहाँ का है? असम का। कहाँ का है? असम का है। अच्छा, कौन सा ऐसा जो है नृत्य है जो एक त्योहार के रूप में भी मनाते हैं? बिहू। शिकोवा कहाँ का उत्सव है? सिक्किम का। लोसंग कहाँ का है? लोसंग लद्दाख का। लोसड़ सिक्किम, वो भी सिक्किम का ही है। पोंगल तमिलनाडु का। सरहुल झारखंड का। पोला महाराष्ट्र का। पोला कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ओणम केरल का। ओणम कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, तो ये सब जो है आपके कुछ कुछ नृत्य में। हॉर्नबिल कहाँ का है? नागालैंड का। अच्छा, जटा जटिन कहाँ का लोक नृत्य है? बिहार का। जटा जटिन आपका कहाँ का है? बिहार का लोक नृत्य है। अच्छा, यूनेस्को ने अभी कौन सा नृत्य को अपने धरोहर में शामिल किया? गरबा को। किसको किया है? गरबा को। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात का। ठीक है, अभी आपके देश में टोटल रामसर साइट्स कितने हैं? 85। कितने हैं? 85 है। ठीक है ना। उसके बाद अगर अभी पूछा जाए कि आपके मतलब कि देश में मतलब कि यूनेस्को ने कितने स्थल को अपने धरोहर में शामिल किया है? 43। 40वां कौन है? धौलावीरा। कहाँ पड़ता? गुजरात में। किससे संबंधित है? ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। 41वां कौन सा है? शांति निकेतन। शांति निकेतन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। इसकी स्थापना कब हुई? 1901 में। किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। 42वां स्थल कौन सा है? होयसल मंदिर, जो कर्नाटका में पड़ता है, जो चोलों के द्वारा बनाया गया। और 43वां आपका मोईराम है, जो कि असम में अभी कुछ दिन पहले जो है उसे अपने धरोहर में, हाँ, मोईदाम वाला क्षेत्र है, जो कि असम में पड़ता है। और ये जो है अपना एक मतलब कि दफनाने की एक अलग कला थी वहाँ पे, जिसको यूनेस्को ने अपने धरोहर में शामिल किया। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1945 में। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। पेरिस ओलंपिक जो 2024 में हुई, ये कौन सा संस्करण था? 33वां संस्करण है। पेरिस ओलंपिक में मतलब कि आपका जो ओलंपिक होता है वो कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक। इस बार जो पेरिस ओलंपिक हुआ वो कौन सा था? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। आपने कितना पदक जीता? 6। 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। सिल्वर किसने जीता? नीरज चोपड़ा। कितना मीटर भाला फेंक के? 89.45 भाला फेंक कर मतलब कि उसने कीर्तिमान हासिल किया। ठीक है ना। उसके बाद अगर क्वेश्चन आ जाए, 34वां संस्करण कहाँ होगा ओलंपिक का? लॉस एंजल्स में 2028 में होगा। सबसे ज्यादा पदक तालिका में किसका स्थान है? यूएसए का। दूसरा किसका है? चाइना का। ठीक है, आपके भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान है? 71वां है। कौन सा स्थान है? 71वां है। पॉपुलेशन में कौन सा स्थान है? पहला। मेडल में कौन सा स्थान है? 71वां। समझ लीजिए आप कितना पीछे हैं। बंद कर दी।